यहाँ पर अगर अभी मैं यहाँ पर आपको एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स के बारे में बात करना चाहूँ, जो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगी, जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर जो काम करेगी, तो दो साइड आपको मिलेंगी। एक हमने एंटी अटैचमेंट ड्रग्स देनी है, जो अटैचमेंट जो है ना आपकी, वो जो प्रॉपर अटैचमेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ना वो होस्ट सेल के साथ जो अटैचमेंट हो रही है, वह यहाँ पर को रिसेप्टर्स हैं जिसको CCR5 रिसेप्टर कहते हैं, इसको ब्लॉक करेंगी। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसको हम कहते हैं मीराविराइक। तो ये ड्रग जो मीराविराइक ड्रग है, ये क्या करती है, ये CCR5 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे या इसको ब्लॉक कर देंगी। इससे जो है ना फिर हमारा जो जो रेट्रोवायरस है उनकी जो अटैचमेंट होगी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। दूसरे नंबर पर जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, इसके ऊपर ड्रग्स काम करती हैं, जो क्या करती हैं, वो फ्यूजन कराती हैं, दोनों मेम्ब्रेन को आपस में मिलाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये दोनों मेम्ब्रेन को आपस में मिलाने का काम जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 का काम है। वो ड्रग जो है ना इन्फोवायराटाइड के नाम से आती है। इन्फोवायराटाइड क्या करेंगी कि जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन 1 को इनएक्टिव कर देंगी, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 अगर एक दफ़ा इनएक्टिव हो जाएगी तो फ्यूजन नहीं होगी और ये दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस के अंदर मिलेंगे ही नहीं। तो दो साइड आपके आ गई। एक तो जो को रिसेप्टर है CCR5R, इसके ऊपर ड्रग काम करती हैं जिसको मेराविराइक कहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहते हैं जिसको इन्फोवाराटाइड कहते हैं। ये दो ड्रग क्या करती हैं, एक तो फ्यूजन इनहिबिटर है और दूसरी अटैचमेंट इनहिबिटर है। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में ये कहा था कि कुछ जोन या कुछ वर्ल्ड के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है ना लोग इम्यून होते हैं। वो इस वजह से इम्यून होते हैं कि जो कोरिसेप्टर है यहाँ पर CCR5 जो रिसेप्टर है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई होती है। वो जो है ना वो उस तरीके से जो वायरस, जो रेट्रोवायरस जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, वो उस अटैचमेंट के लिए जिस रिसेप्टर को ढूंढ रहे होते हैं, वो CCR5 की एक्टिव साइट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, नेचुरली म्यूटेशन हो चुकी होती है, तो वहाँ पर वो बाइंड नहीं हो पाती। और इस वजह से हम कहते हैं कि वो लोग जो है ना वो नेचुरली इम्यून होते हैं एंटी HIV वायरस से। तो उनकी वजह भी यही होती है कि उनके अंदर जो को रिसेप्टर का जो रिसेप्टर है उनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फ्यूजन में अगर हम यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन 41 को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 को अगर हम टारगेट कर लें तो इससे अच्छा होगा कि अटैचमेंट ही नहीं होगी। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन 41 को इसलिए जो है ना वो हम यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि एंटीजन जो होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो प्रोटीन है, इसके अंदर जो है ना वो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो चेंजिंग कर रहा होता है। कोई भी एंटीजन आके यहाँ पर मान लो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये एंटीजन है और हमारी जो बॉडी के जो या ड्रग जो भी है वो इसको यहाँ पर समझती है कि यहाँ पर इनका जो है ना हमें यहाँ पर अटैक करना है। लेकिन ये ज़्यादातर जो क्या करते हैं अपनी शेप को चेंज करता रहता है और या इसके अंदर म्यूटेशन हो जा रही होती है। ये फिर अगर समझ लो कि इन्होंने एंटीजन ने यहाँ पर अपनी जो है ना बाइंडिंग इख्तियार कर ली है, तो क्या होगा कि ड्रग आएगी तो वहाँ पर जो है ना अपने जो टारगेट साइड है उसको चेक करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन 120 के अंदर जो म्यूटेशन बहुत जल्दी होती है, वो अपनी शेप चेंज कर रही होती है या एंटीजन की जो है ना वो साइड्स चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो कोई भी ऐसी ड्रग या वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए। इसी वजह से तो हम कोई भी अच्छी सी प्रॉपर वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 के ऊपर जो है ना वो काम कर सके। तो ये इस वजह से है ग्लाइकोप्रोटीन 120 के ऊपर कोई भी ड्रग आज तक बन नहीं पाई। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन 41 के ऊपर हम लोगों ने, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये काम किया है कि एक ऐसी ड्रग्स बना दी है जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 को जो है ना वो इनएक्टिव कर लेती है, वो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फ्यूजन नहीं कराती। तो इसको हम कहते हैं एंटी फ्यूजन ड्रग और इसको हम कहते हैं एंटी अटैचमेंट ड्रग। और 120 के ऊपर काम इसलिए नहीं हो सकता कि इसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, अपनी शेप और एंटीजन की शेप चेंज कर रही होती है। इसके अलावा जो है ना इसके बाद, हाय फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट अभी हम चेक कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले पार्ट तो बहुत ईजी था, क्योंकि रेट्रोवायरस के एनवेलप के साथ ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120
इसका प्रॉपर ये क्या करते हैं, अटैचमेंट और फ्यूजन करते हैं। अटैचमेंट किस तरीके से करेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ना एक रिसेप्टर को ढूंढेगा जिसके अंदर CD4 रिसेप्टर को ढूंढेगा। ये लैंगरहैंस सेल, माइक्रोग्लियल सेल, मैक्रोफेज सेल, डेंड्राइट सेल, टी लिम्फोसाइटिक सेल, इसके अंदर जो है ना ये पाई जाती हैं। तो ये ऐसे सेल्स को ढूंढेगा जिसमें जो है ना CD4 सेल्स हो, रिसेप्टर हो, तो वो इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे इस तरीके से अपने। फिर उसके बाद जो को रिसेप्टर हैं CCR5R और CXCR4R, ये को रिसेप्टर हैं, इसके साथ जो है ना ये प्रॉपर अटैचमेंट इख्तियार कर लेगा। जैसे ही ये प्रॉपर अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन 41 क्या करेगा, वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा और फिर जो होस्ट सेल है उसके साथ जो है ना वो अटैचमेंट इख्तियार कर लेगा। जैसे ही होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट इख्तियार कर लेगा तो अगर आप वायरस के स्ट्रक्चर को देख लें तो इसमें जो है ना सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है ना वो प्रोटीन 17 से बना हुआ है जो वायरस के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो इतना ही काम है। इसके बाद जो है ना कैप्सिड शुरू होता है। कैप्सिड के अंदर जो है ना वो 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं और RNA होता है। RNA जो, क्योंकि वायरस के अंदर जो है ना ये रेट्रो वायरस या HIV वायरस के अंदर RNA होता है, वो लेकर आते हैं और साथ में जो है ना 3 एंजाइम जो है ना उसके साथ ये एंट्री कर लेंगे होस्ट सेल के अंदर। सही है, 1 2 3 और ये RNA ये एंट्री कर लेंगे। अब जैसे ही ये एंट्री कर लेंगे तो ये कैप्सिड जो है ना ये प्रोटीन 24 से बना हुआ होता है। प्रोटीन 24 जो है ना अगर आप इसको चेकआउट करेंगे ब्लड सैंपल के अंदर किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, नीडल या सिरेंजेस, इन्फेक्टेड सिरेंज के ज़रिए किसी पेशेंट को HIV था, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया एक हेल्थी ह्यूमन को, या उसी का से में सिरेंज आपने यूज़ की थी उस पेशेंट की HIV पेशेंट को और गलती से आपने जो है ना किसी हेल्थी ह्यूमन को भी वो सिरेंज यूज़ कर ली गलती से, तो उसको ये ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है। सेक्सुअली जो है ना ये HIV जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक इन्फेक्टेड से एक हेल्थी पर्सन को। इसके अलावा जो है ना वो मदर टू बेबी वाया प्लेसेंटा जो है ना वो ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है। किसी भी हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे HIV पेशेंट को अगर उसने वो फैसिलिटेट किया वो और उसका ब्लड कंटेंट उसके किसी भी इक्विपमेंट में रह जाए और वो फिर जो है ना नॉर्मल हेल्थी बंदे को अगर उसको फिर उसका काम करे या उसको फैसिलिटेट करे, उससे जो है ना ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। और फिर आप उसके जो नया बंदा होता है उसका ब्लड टेस्ट करें, उसमें प्रोटीन 24 पाया जाता है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है कैप्सिड के अंदर। कैप्सिड जो है ना वो P24 से बना हुआ होता है, वो पाया जाता हो तो आप समझ लीजिएगा कि किसी भी HIV वायरस ने उस ह्यूमन को जो है ना वो अटैक कर लिया है, क्योंकि उसके ब्लड सैंपल के अंदर P24 पाया जाता है। अब जैसे ही ये P कैप्सिड ह्यूमन सेल के अंदर आएगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा और तीनों कंटेंट, 3 एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम विद द RNA ये जो है ना ह्यूमन सेल के जो इन्फेक्टेड सेल होगा उसके अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर RNA खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसको DNA में कन्वर्ट होना है। तो DNA में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के 2 डोमेन होते हैं, एक होता है पॉलीमरेज डोमेन और एक होता है RNA डोमेन। तो पॉलीमरेज डोमेन से क्या होता है कि यहाँ पर पॉलीमर्स पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है जिससे जो है ना वो सिंगल DNA तैयार कर लेता है। क्या तैयार कर लेता है? सिंगल DNA तैयार कर लेता है। एक डोमेन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया कि आपके RNA से सिंगल, ये जो है ना ये RNA है, इसको जो है ना वो इससे जो है ना क्या एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया कि सिंगल DNA आपके लिए तैयार कर लिया। और दूसरे डोमेन से क्या होता है कि RNA डोमेन क्या करता है कि जो RNA है जो वायरस अपने साथ लेकर आया हुआ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसको ख़त्म कर लेता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के 2 साइड होते हैं, एक से वो DNA तैयार कर लेता है, स्ट्रैंड तैयार कर लेता है, और दूसरे से जो है ना वो आया हुआ जो RNA का स्ट्रैंड था उसको जो है ना वो ख़त्म कर लेता है। तो अब आपके पास जो है ना एक स्ट्रैंड तो यहाँ पर तैयार हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारा ह्यूमन का जो स्ट्रैंड होता है वो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, जिससे कि मैं आपको बताऊँ तो ये डबल स्ट्रैंड है। तो डबल स्ट्रैंड के लिए भी चाहिए कि
जो वायरस है वो भी डबल स्ट्रैंड हो, तो यहाँ पर जो है ना डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको पॉलीमरेज एंजाइम्स कहते हैं, वो डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास जो ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है ये किसकी मदद से आया, पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से जो है यहाँ डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। अब डबल स्ट्रैंड जो है ना वो हमारे जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, उसके साथ जो है ना वो एक एंजाइम यहाँ पर जो खुद लेकर आया हुआ होता है वायरस अपने साथ, एंटीग्रेज एंजाइम की मदद से यहाँ पर जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब ये जो डीएनए जो है हम जो बन चुका है ये अब क्या है, ये प्रो वायरल डीएनए है। ये क्या है, प्रो वायरल डीएनए। अब ये प्रो वायरल डीएनए क्या करेगा, सीधा जाएगा राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर क्या करता है, डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनाता है, और जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो एमआरएनए से टीआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से टीआरएनए बन जाएगा। और टीआरएनए क्या करेगा, एक पॉलीमर्स चेंज बना देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ये प्रो वायरल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन अभी सिंथेसाइज होगी, जो प्रोटीन अब यहाँ पर ये सिंथेसाइज होगी एमआरएनए से, जो हमने शुरू में कहा था कि एमआरएनए एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, और वो चेन जो है ना वो प्रोटीन अल्टीमेटली में बन जाएगी। तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, वायरल प्रोटीन कहलाएगी। तो ये जो प्रोटीन है ये वायरल प्रोटीन कहलाती है, वायरल प्रोटीन आपकी बन गई है। अब ये प्रोटीन जो है नॉन फंक्शनल है। अब ये नॉन फंक्शनल है, इसको जो है ना हमने एक एंजाइम की मदद से जो है ना इसको ब्रेक डाउन करना है, ताकि हम नया वायरस बनाने के लिए जो है कंपोनेंट है, जो ये कंपोनेंट है वो तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको प्रोटेज एंजाइम कहते हैं। प्रोटेज एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर लेता है। तो अब आपके पास कंटेंट्स दोबारा से आ गए हैं, ये तीनों कंटेंट्स दोबारा से आ गए हैं। आरएनए अब आपके पास सब चीज़ें आ चुकी हैं, आरएनए भी है, सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है ना ये जो दोबारा से एक कैप्सिड तैयार हो जाएगा, और एक्सोसाइटोसिस की मदद से ये जो है ना ये खुद से जो है ना ये जितने भी मैट्रिक्स और सेल जो है ना ये इससे लेकर जो बाहर चला जाएगा, तो ये इस शेप के अंदर दोबारा से आ जाएगा, जिसमें जो है ना ये सब चीज़ें पाई जाती होंगी, और ये एक कैपेबल होगा कि किसी नए सेल को जो है ना वो टारगेट कर सके। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो है ना वो एक HIV वायरस जो है ना वो ह्यूमन बॉडी को जो है ना वो, या ह्यूमन सेल को जो है ना वो टारगेट करता है। फिर उसके बाद से जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाता है, फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाता है, फिर हमारे जो डीएनए के साथ वो जो है मिक्स हो जाता है एक एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। फिर वो जो है ना यहाँ से फिर टीआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए से फिर टीआरएनए बनता है, फिर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद फिर जो है ना वो नॉन फंक्शनल होता है। फिर उसको जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि नया जो है ना वायरस के लिए नए जो है ना एंजाइम वगैरह और के कंपोनेंट बन सके। तो उसके लिए यहाँ प्रोटेज एंजाइम है वो फिर बनता है, फिर वो कैप्सिड के अंदर बंद होता है, और कैप्सिड में बंद होने के बाद फिर यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है ना वो इसी शेप के अंदर जो है ना वो बाहर चल जाते हैं, और नया जो ह्यूमन सेल है उसको टारगेट करने के केपेबल होता है। अब कुछ मेडिसिन, अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम मेडिसिन के ऊपर बात कर सकें, और अब ऐसी मेडिसिन हम इन्हें इस्तेमाल करनी है ताकि इनमें जितने भी प्रोसेस है या जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर सकें, या इन प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो जो रुकावट पैदा कर सकें, ताकि जो है ना वो हम HIV पेशेंट को जो पेशेंट है उसको जो है ना फैसिलिटेट कर सकें, या उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट के अंदर या उसके जो इलाज के अंदर हम थोड़ा सा उसको क्योर कर सकें। तो अभी हम देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस आपने याद कर लेना है, पढ़ लेना है किस तरीके से जो है ना ये सब कुछ होता है। अभी हम ड्रग्स के बारे में आते हैं। थैंक यू। 2 टाइप की ड्रग जो हम पढ़ चुके हैं, अटैचमेंट इनहिबिटर और फ्यूजन इनहिबिटर। इसके बाद जो ड्रग्स आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, वो काम करेंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ऊपर। अगर हम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें, ये हमारा तीसरा टारगेट होगा, तो उससे क्या होगा कि जो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो नहीं बनेगा, और बाकी की जो सारी प्रोसेस है वो नहीं होगी। इसमें क्या होता है, अगर ये हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के 2 डोमेन होते हैं, एक आरएनए डोमेन होता है, एक पॉलीमर्स डोमेन होता है।
तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो ड्रग्स होती हैं वो तो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती हैं और दूसरी होती है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के इस डोमेन को किसी तरीके से इनहिबिट कर दें, काम करने से इसको रोक देंगे, तो क्या होगा कि आपका सिंगल जो डीएनए है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से जो सिंगल डीएनए बन रहा है ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ये पॉलीमर्स डोमेन है, अगर इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आपका नहीं बनेगा। तो ये काम करेगा कि इस डोमेन को ब्लॉक कर देगा। ये आरएनए डोमेन अपना काम करेगा, वो आरएनए को तो डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन सिंगल डीएनए नहीं बनेगा, एक स्ट्रैंड जो है वो नहीं बनेगा। तो इसमें जो ड्रग आती हैं इसको हम कहते हैं नेविरापाइन और इफावेरेंस। ये दो ड्रग्स हैं, और भी ड्रग्स आते होंगे आप सर्च आउट कर लीजिएगा, लेकिन ये दो ड्रग्स आती हैं नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में। इसके अलावा इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के सेम ही इसी ऐसे ही वर्क को कि जिससे जो है ना वो ये क्या कहते हैं आपका ये डीएनए जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ना आरएनए है और ये डीएनए है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स आते जा रहे हैं और वो जो है ना वो चेन बनाते जा रहे हैं। और आपको अगर पता होगा बेस पेयर का एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन से जो है ना वो अगर आपको पता होगा तो वो डीएनए बनता है। एडेनिन भी इसके अंदर लाजमी है। चलो यहाँ पर अगर एडेनिन है और तो यहाँ पर थायमिन है। अब ये थायमिन के साथ दूसरा जो बेस पेयर आके अटैच होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस अटैचमेंट के लिए। और इस थायमिन के साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या इन जो बेस पेयर है उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तब जाके दूसरा पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड्स होते हैं वो यहाँ पर आके अटैच होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स वो यहाँ पर आके अटैच होते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग आके यहाँ पर बैठ जाए इस थायमिन की जगह, अगर आप एब्का वायर या स्टेरोडाइन नाम की कोई भी मेडिसिन जो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में की कैटेगरी में ये दो ड्रग्स आती हैं, कोई भी ड्रग आके यहाँ पर बैठ जाए, आप समझ लो कि आपने जो है ना वो यहाँ पर सेट्रोडाइन की ड्रग यहाँ पर बिठा दी, तो इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा और बाकी जो है ना ये चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। चेन इसके साथ यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी, चेन बनेगी ही नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ बाइंड नहीं हो पा रहे। उम्मीद है ये इसको चेन टर्मिनेशन कहते हैं। चेन टर्मिनेशन इस वजह से हुई कि इसको बेस पेयर नहीं मिला, इसको थायमिन नहीं मिला, इसको गुआनिन नहीं मिला, इसको साइटोसिन नहीं मिला, इसको बेस पेयर नहीं मिला ताकि ये जो है ना दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये अटैच हो और एक चेन कायम हो। तो यहाँ पर भी चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो ड्रग आती है वो इस एंजाइम को इंटीग्रेज एंजाइम को हम किसी तरीके से अगर इनहिबिट कर दें और ताकि जो है ना वो हमारे जो डीएनए के साथ वो मिक्सअप ना हो, वो लिंक ना कर पाए, तो इसके लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं उसको कहते हैं रीटा ग्रेवायर और बेक्टी ग्रेवायर इसके अंदर जो है ना ये नाम याद रखिएगा, ये आखिर में आएंगे तो आप समझ ले जाएगा कि ये एंटीग्रेज एंजाइम की बात हो रही है। रीटा ग्रेवायर और बेक्टी ग्रेवायर ये दो ड्रग ऐसी हैं जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी, एंटीग्रेज एंजाइम को, और इसकी वजह से जो है ना ये हमारे जो डीएनए है उसके साथ मिक्सअप नहीं होगा। प्रोटीज एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं क्योंकि ये भी एक एंजाइम है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। प्रोटीज एंजाइम इनहिबिटर के अंदर जो है ना रिटिनोवायर और एंडिनावायर के नाम से ड्रग आती हैं जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, जिससे जो है ना वो अगर जो वायरल प्रोटीन बनी हुई है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी और नया सेल आपका जो है ना वो नया जो है ना वो वायरस बनेगा नहीं ताकि नए सेल को आप डैमेज ना हो पाए। तो ये हमारी जो है ना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा जो है वो तीसरी टारगेट थी, इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिटर चौथी, और पाँचवें नंबर के ऊपर जो है ना प्रोटीज एंजाइम्स हैं। इसमें और बहुत सारी ड्रग्स आती होंगी लेकिन मैंने दो लिखी हैं, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारा जो एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स हैं जो रेट्रोवायरस के ऊपर जो है ना वो काम करती हैं, जिससे जो है ना हम एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को हम मेडिकेट कर सकते हैं या उसकी जो है ना हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा एक दो टाइप की ड्रग और है, एक अटैचमेंट इनहिबिटर है और दूसरी जो फ्यूजन इनहिबिटर है। 5 टाइप की ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं, आप सर्च आउट कर लीजिएगा। लेकिन ये एक छोटे से एक रिव्यू था जो मैंने एंटी
रेट्रो वायरस ड्रग के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं ठीक होऊंगा बाकी लेक्चर आपके लिए मैं फिर इंशाल्लाह जो है ना वो कैप्चर करूँगा। इसके लेक्चर के बारे में आप बिलखुसूस मेरी जो गलतियाँ होंगी या मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कमेंट्स में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बाय बाय।